Hello, dear student. In civics, I'm going to start a new chapter, फेडरलिज्म. आज हम लोग इसमें देखेंगे फेडरलिज्म के बारे में. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था पावर शेयरिंग को, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पावर शेयरिंग हमको डिफरेंट लेवल्स पे दिखाई पड़ती है. तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे. इंडिया में फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इंडिया को हम फेडरल कंट्री कैसे कहते हैं, और इंडिया का जो फेडरलिज्म है विश्व के अदर कंट्रीज से कैसी अलग है. तो इस चैप्टर में हम पूरी चीज़ें हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे. फेडरलिज्म टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. फेडरलिज्म. सबसे पहले हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें फेडरलिज्म के डिफिनीशन क्या है. अब हम देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे हमको सबसे टॉप पे दिया है इसके डिफिनीशन. लेट मी डिस्कस अबाउट इट. फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन सो दैट टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव फॉर्मल अथॉरिटी ओवर द लैंड एंड पीपल. अब ये क्या बताया कि फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन, कि किसी नेशन को, कंट्री को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका फेडरलिज्म है. सो दैट टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि दो या दो से अधिक लेवल्स की गवर्नमेंट हैव फॉर्मल अथॉरिटी ओवर द लैंड एंड पीपल, कि दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट लैंड मासेस में, यानी जितनी एरिया में जितने लैंड मासेस वो कंट्री है, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर एक फॉर्मल अथॉरिटी दिखा सके, फॉर्मल अथॉरिटी रख सके, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको वे मिल जाए, उसको राइट दे दिया जाए कि उसको कितने कितने लेवल्स पे राइट्स मिल रहे हैं, वो क्या कर सकती है गवर्नमेंट. जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी कंट्री में देखा जाए तो एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और उनके मिनिस्टर्स आते हैं. एक हमारी होती है स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि गवर्नर आते हैं, सीएम आते हैं, तो इससे हमारी बनती है. तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ राइट मिले होंगे, उनकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी जो अपने एरिया में, अपने स्टेट में करते होंगे. तो एक अथॉरिटी उनको दे दी गई है कि वह अपने राज्य में वो जिस तरीके से चाहें वह अपने लोगों का विकास कर सकती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज़ हैं कि वह ओवरऑल कंट्रीज़ के लिए रूल रेगुलेशन बना सकती है. तो दैट इज़ द फेडरलिज्म. तो हम क्या इससे समझ में आ रहा है कि फेडरलिज्म हमारी कंट्री को ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कि हम अपनी गवर्नमेंट को दो या दो से अधिक लेवल में डिवाइड कर दें और उनको फॉर्मल अथॉरिटी प्रोवाइड किया जाए. दैट इज़ द फेडरलिज्म. अब आते हैं कि फेडरलिज्म को हम थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं कि क्या है. ओरिजिन की बात की जाए तो फेडरलिज्म लैटिन वर्ड से बना है, फॉर्डस वर्ड से, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या कंपैक्ट. जैसे दो या दो लोगों के बीच में सुलह हुआ कि आप मेरे लिए ये सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ये सपोर्ट करूँ, फिर वो दोनों एक दूसरे से एग्रीमेंट हो जाते हैं, एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं, फिर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, एक हैंडशेक कर लेते हैं. मीनिंग को अब देखिए. अब आते हैं कम्प्लीटली मीनिंग को, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म इज द मेथड ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज टू और मोर एंटिटीज टू शेयर कंट्रोल ओवर द सम जोग्राफिक रीजन. अब यहाँ पर इसकी डिफिनीसन को थोड़ा सा अलग वे में एक्सप्लेन किया गया है, बट मीनिंग वही आएगी कि फेडरलिज्म इज द मेथड ऑफ गवर्नमेंट, कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक मेथड है, तरीका है, दैट अलाउज टू और मोर एंटिटीज़. अब यहाँ पे एंटिटीज़ का मतलब लेवल, कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जैसे टू या मोर एंटिटीज़, कि दो या दो से अधिक लेवल पे उनको डिवाइड कर देना, उनकी एंटिटीज़ बना देना. तो लेवल और एंटिटीज़ यहाँ पे दोनों एक ही जैसे आएंगी, कि टू और मोर एंटिटीज टू शेयर कंट्रोल ओवर द सम जोग्राफिक रीजन.
सम जोग्राफिक रीजन, थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट कर लेते हैं। जैसे हमारी कंट्री है तो कंट्री का एक जोग्राफिकल रीजन है, एक लैंड मासेस है जिसमें हमारी कंट्री आ रही है। तो पूरा तो हमारी कंट्री है, इसमें हमारी स्टेट भी तो डिवाइडेड है। तो स्टेट भी क्या है, एक जोग्राफिक रीजन है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने जोग्राफिक रीजन में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रीजन पे काम करती है। तो यहीं पे एंटिटीज़ का मतलब वही है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक तरीका होता है जिसमें दो या दो से अधिक लेवल पे जोग्राफिक रीजन के ऊपर कंट्रोल को या उनकी पावर को शेयर कर दिया जाता है, उनकी ड्यूटीज शेयर कर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी जाती है। दैट इज़ द फेडरलिज्म। एक और तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of countries। अब एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं फेडरलिज्म को कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड, जिसमें कि पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब जो सबसे टॉप में हो कंट्री पे, कंट्री में जिसकी अथॉरिटी सबसे टॉप पे, दैट इज द सेंट्रल अथॉरिटी, एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो एक तो हमारी सेंट्रल लेवल, सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, स्टेट है और यूनियन टेरिटोरीज़ हैं। तो यूनियन टेरिटोरीज़ और स्टेट के बीच में, तो ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज़ हैं इसी को कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में भी हमारी क्या होती है, पावर शेयर होती हैं। तो इनके लिए अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाएं दी गई हैं। तो आई होप आप फेडरलिज्म को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक तरीका या एक सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक लेवल पे पावर्स को, अथॉरिटी को शेयर कर दिया जाता है। सो इट इज़ योर फेडरलिज्म। अब आते हैं फेडरलिज्म। तो ये हमने एक चीज़ तो देख लिया कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम कि अब थोड़ा सा फेडरलिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि फेडरेशन जो होता है जिसे हम संघवाद कहते हैं हिंदी में, इसकी शुद्ध हिंदी आपकी संघवाद होती है। और इसे आप बहुत जगहों पे सुने भी होंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो या अपने इंडिया के बारे में पढ़ते होंगे तो ये वर्ड हमेशा आता होगा। तो वो सिंपल शब्द में कहा जाए कि जो फेडरेशन होता है या जो संघवाद होता है, इसमें जनरली 2 लेवल पे गवर्नमेंट देखने को मिलती है, सेंट्रल एंड स्टेट। सो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest। कि ये जो 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, इसमें एक गवर्नमेंट होती है जो एंटायर कंट्री के लिए बनाई जाती है, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी कंट्री के लोग क्या चाहते हैं, लोग पूरी एंटायर कंट्री का क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट के लिए या उस पर लॉ बनाने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरी हमारी होती हैं कि द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट that look after much of the day-to-day administering of their state। कि जो दूसरी टाइप की गवर्नमेंट या जो दूसरा गवर्नमेंट होता है वह प्रोविंसेस या स्टेट लेवल पे होती है। प्रोविंसेस का मतलब जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ एरिया डिवाइड कर देना, स्टेट का भी वही चीज़ होता है, बट प्रोविंसेस में कुछ अलग चीज़ें आ जाती हैं।
तो स्टेट या प्रोविंसेस लेवल पे हमारी गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो पूरी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डे टू डे से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उन पे वह डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देवर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। अधिकांश जगहों पे देखा जाता है कि जो फेडरलिज्म में ये जो दो लेवल की गवर्नमेंट बनती हैं यह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में हमारी जो एंटायर कंट्री गवर्नमेंट या जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं तो वह जो होती है वो थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है, जैसे हमारी कंट्री में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। आगे हम देखेंगे कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो हमारी जो टॉप लेवल की गवर्नमेंट होती है वो कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग देखने को मिलती हैं। वो ये चीज़ तो हमने देख लिया। फेडरल कंट्रीज़ की बात की जाए तो आज की डेट में मैक्सिमम कंट्रीज़ हमको देखने को मिल जाती हैं। आपकी रशिया हुआ, जर्मनी है, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इंडिया, इसके अलावा हमारी ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट है, साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, यूएसए है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। मैक्सिमम कंट्रीज़ आज की डेट में फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, लेकिन इनका फेडरेशन कुछ मामलों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो ये तो हमने फेडरेशन देख लिया। अब हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम के बारे में आपसे पूछ देता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होती हैं, किस टाइप में इनमें डिफरेंस आप कैसे कर सकती हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो हम फेडरल कंट्री को तो हमने देख लिया कि एटलीस्ट 2 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट बनती है और ज़रूरत पड़ने पे 3 लेवल या 3 टायर की भी गवर्नमेंट बनती है, जैसा कि हमारी कंट्री में है। तो यूनिटरी सिस्टम क्या है और ये फेडरल सिस्टम से कैसे अलग है? सो लेट बी डिस्कस अबाउट इट। In this form of administration, there is only one level of government over the whole country. सिंपल शब्दों में कहें कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए बनाई जाती है। आई होप ये बात समझ में आ रही हो कि इसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक ही लेवल की होती है जो पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है। यहाँ पर अदर लेवल की गवर्नमेंट बहुत उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं आती हैं। इफ़ देयर आर मोर सब यूनिट दे आर सब ऑर्डिनेट्स टू सेंट्रल। अगर बाई चांस अगर उस कंट्री में छोटे छोटे सब यूनिट भी हैं तो वह क्या करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल सिस्टम को सब ऑर्डिनेट करती हैं। इट मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी के अंतर्गत ही आती हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने लिए कुछ अलग होंगी कुछ अलग, ऐसा नहीं है। जैसा सेंट्रल चाहेगी वैसा ही वो लोग भी करेंगे। Here central government passes on the orders to other level of government. Provinces are the local government. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा, हम प्रोविंशियल कह सकते हैं या लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। यहाँ पर जो इस प्रोविंशियल या जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उस सिस्टम की जो सब यूनिट्स जो होंगी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके लिए कोई रूल बनाएगी, कोई लॉ पास करेगी या कोई ऑर्डर उनको दे सकती है और वे लोग फोर्सफुल हैं उनको फॉलो करने के लिए। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों की कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट हो, अगर बाई चांस वहाँ पे सब यूनिट देखने को मिल रही हैं, छोटे छोटे पार्ट्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रोविंशियल लेवल या लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन ये लोग जो होंगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होंगे, उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे।
अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हीं के अंडर में काम करने वाले पर्सन होते हैं। दैट इज़ द यूनिटरी सिस्टम। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। सो इट इज़ योर यूनिटरी सिस्टम एंड एज वेल एज वी हैव डिस्कस अबाउट द फेडरल सिस्टम। सो अब हम आते हैं, यूनिटरी सिस्टम को समझ लिया, अब हम आते हैं कम्प्लीटली फेडरल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम में 2 लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल या नेशनल लेवल और एक हमारी स्टेट लेवल। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। अब ध्यान दीजिए कि इसमें हमने यूनिटरी में क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही है वो सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करेंगे बाकी, और जो वो ऑर्डर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोविंशियल या जो लोकल गवर्नमेंट है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। कुछ भी करने के लिए कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लॉ बना सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर को कैसे डिवाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती हैं कि वह किसी भी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होंगी। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए कभी भी आंसरेबल नहीं होती है, लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट पीपल्स के लिए आंसरेबल होंगी, सिटीजन्स के लिए आंसरेबल होंगी। और इसका फेडरल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए है, इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। सो ये हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी कंट्रीज़ में कहाँ पे यूनिटरी सिस्टम्स है और कहाँ पर फेडरल सिस्टम्स है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, जितने भी एरियाज़ हमारी ग्रीन कलर्स में हैं, वहाँ पर हमारी फेडरल स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 लेवल की गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं। बट ब्लू कलर से जो एरिया लोकेट की गई हैं वह हमारी यूनिटरी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आती हैं फेडरेशन की फीचर्स पे, कि हमारा जो फेडरेशन है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स कैसे होती हैं। तो आज हम लोग को पढ़ रहे हैं कि फेडरेशन की इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होती हैं। देयर आर 2 or more levels और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑलरेडी मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि फेडरेशन में 2 या 2 से अधिक टायर या लेवल की गवर्नमेंट होती हैं। Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड यूज है ज्यूरिडिक्शन, कि ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। जैसे हमारी पूरी कंट्री का, हम अपनी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं कि हमारी पूरी कंट्री को कंट्रोल करना हो, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हमारी किस में पाई जाती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। प्रेसिडेंट क्या काम कर सकता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। पीएम का क्या वर्क हो सकता है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सिटीजन के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, इट्स ऑल मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका एक एरिया डिफाइन कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन जगहों पे अपने ऑर्डर दे सकती है, अपना काम कर सकती है, या कंट्रोल कितने लेवल पे कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी वही चीज़ अप्लाई होगी और
स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के लिए क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफाइन कर दिया गया है कि किन किन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, किन किन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया में काम कर सकता है। इट्स ऑल कि किसी लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ या सीमित किया हुआ एरिया ही हमारा ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होंगी, चाहे वो 2 टायर्स हों या 3 टायर्स हों, उनका अपना एक ज्यूरिडिक्शन बनाया गया है लेजिस्लेशन के मामले में, टैक्सेशन के मामले में या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। तो हर एक लेवल पे हर एक लेवल की गवर्नमेंट का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है और वे अपने ज्यूरिडिक्शन के तहत अपने निर्णय लेती हैं या अपने लिए रूल्स या लॉज बना सकती हैं। The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. Already I told you कि हर एक लेवल का जो jurisdiction है, गवर्नमेंट का जो jurisdiction है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. ये ऐसा किया गया है ताकि कोई भी टायर एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे और उनकी गारंटीड रहे कि हमको इस मामले पे भी वर्क करना ही करना है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. अब ध्यान दीजिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, ये कभी भी अलग होकर के चेंज नहीं किए जा सकते। यहाँ पे हमें हर एक लेवल की गवर्नमेंट जब तक सहमत नहीं होगी तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट का कॉन्सेंट होने पर ही हमारी गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। कोई एक ऐसा काम नहीं कर सकती। Court have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम हम सबको मालूम है कि हमारा एक गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलग पार्ट देखने को मिलता है जुडिक्शन। तो जो जुडिशरी पार्ट है जिसमें हमारे कोर्ट्स वगैरह आती हैं, इनके पास राइट होता है या इनके पास पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रीट कर सकें और जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके पावर्स को भी इंटरप्रीट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं जहाँ पे कुछ पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी बाद में चलकर उसमें डिवाइड करके उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को शामिल कर दिया गया। कुछ पावर ऐसे थे जो स्टेट को दिया गया था लेकिन बाद में चल कर के सेंट्रल में कर दिया गया या उसको सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. अगर कभी डिस्प्यूट बन रहा है किस अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में, ऐसे सिचुएशन में हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट यू मीन सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वह इस पे इंटरप्रीट कर सके और उनके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। और भी कई सारे की फीचर्स हैं तो हम इनके बारे में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अदर फीचर्स हैं फेडरेशंस के। थैंक्स टू एवरीवन।